Good morning students, this is Poonam Khetan and I welcome you to MKH video series. Students, we are doing your chapter number 2 from civics and the name of this chapter is constitutional design. In previous video we have studied about South Africa, कैसे वो उसको फ्रीडम मिलती है, कैसे वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन रहा है और अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन कर रहा है. देन वी स्टडीड अबाउट व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत हमें पड़ी क्यों रही है. अगर हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबको इक्वालिटी का राइट हम दे रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करवा रही है, फिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है. तो उसके बारे में पढ़ा, क्योंकि वो जो सिटीजन है उसमें ट्रस्ट क्रिएट करती है, सबको जो राइट्स है वो आपको रिटर्न फॉर्म में मिल जाते हैं, कुछ उसके अंदर जो चेंजेस है वो आप कर सकते हैं, लेकिन वो सबकी जो उसके अंदर येस होनी चाहिए. और जो गवर्नमेंट जो रूल कर रही है किसी भी कंट्री के अंदर, उस गवर्नमेंट के ऊपर भी किस तरीके से वो काम करेगी, क्या सिस्टम से काम करेगी, वो सब कुछ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न रहता है, ताकि काम करने में ईजी रहता है और सबकी अपनी एक लिमिट क्रिएट हो जाती है. ठीक है. सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं, तो जब हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे लीडर्स थे जो बना रहे थे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ रही थी, क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत वास्ट कंट्री है. और सबसे बड़ा जो इशू रहा होगा उस टाइम में वो ये था कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल जो है वो यहाँ पे रहते हैं. डाइवर्सिटी बहुत है इंडिया के अंदर, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट, इवन द अकॉर्डिंग टू रीजन्स जो है वो भी लोगों के परसेप्शन जो है वो अलग अलग हैं. और उन सबको एक कोई टॉपिक के ऊपर येस करवाना, एग्री करना, वो बहुत बड़ा इशू था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. सो यू कैन से कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई. तो यूज़ एंड डाइवर्स कंट्री, हमारी जो कंट्री है वो बहुत यूज़ है और डाइवर्स है. डाइवर्स मतलब बटी हुई है देखा जाए तो, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको, रिलीजन अलग अलग हैं, कास्ट अलग अलग हैं. आप जहाँ पे भी अब रह रहे हैं वहाँ पे भी आप देखेंगे कि आप एक कास्ट के या एक रिलीजन के लोग हम लोग साथ नहीं रह रहे. डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट रीजन से लोग आए एक साथ रह रहे हैं, फिर भी हम आपस में बात करते हैं, अपनी ट्रेडिशन जो है वो शेयर करते हैं, अपना कल्चर शेयर करते हैं. तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम में कि सबको साथ में लेके कैसे चला जाए, बोर्न थ्रू ए पार्टीशन. और ये मेजर एक इशू रहा कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, जिस टाइम हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, जस्ट दैट टाइम वी वर पार्ट ऑफ अ पार्टीशन, जो कि रिलीजन के बेस पे हुआ था कि इंडिया बन रहा है और पाकिस्तान बन रहा है. जो लोग मुस्लिम रिलीजन से आ रहे थे वो ये चाहते थे कि हम अलग कंट्री बनाएं और वो पाकिस्तान में जाना चाहते थे. उनमें से कुछ गए भी और कुछ जो है वो हमारे इंडिया का ही पार्ट रहे. तो वो पार्टीशन जो था वो बहुत एक क्राइसिस था इंडिया के लिए, क्योंकि बहुत लोग यू कैन से 10 लाख पीपल जो हैं उस टाइम में इस पार्टीशन के टाइम में मारे गए. लोगों मार दिया गया, ट्रेन के अंदर जिंदा जला दिया गया, कुछ इस तरीके की चीज़ें हुई. ठीक है. और एक जो ब्रिटिश लोग जो थे वो बहुत ही अजीब सा काम कर गए यहाँ पे. क्या था कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो रहा था, फ्रीडम मिल रही थी इंडिया को, उस टाइम में क्या था, जो अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स थे. प्रिंसली स्टेट्स का मतलब कि वहाँ पे अभी भी क्या थे, जो किंग होते हैं ना, राजा महाराजा जो होते हैं, उनके जो सक्सेसर थे, ऑल्दो वो उस तरीके से वहाँ पे रूल नहीं कर रहे थे, ब्रिटिश लोगों का ही वहाँ पे रूल था, लेकिन फिर भी वो किसके अंडर आ रहे थे, ब्रिटिश लोगों के, लेकिन फिर भी वो अपने तरीके से प्रिंसली स्टेट्स जो है वो गवर्न कर रहे थे. तो ब्रिटिश लोग जब जा रहे थे यहाँ से इंडिया छोड़ के, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सभी प्रिंसली स्टेट्स को बोल दिया कि आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, या तो आप इंडिया के साथ में रहें या आप रहें पाकिस्तान के साथ में, या फिर अपने आप को फ्री भी, इंडिपेंडेंट भी डिक्लेयर कर सकते हैं. तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था. क्यों? अब आप ये सोचिए कि ये जो है ये था हमारा इंडिया. ठीक है.
अभी इसमें से थोड़ा सा पार्ट जो है ये पाकिस्तान बन गया है। अब यहाँ पे अलग अलग उस टाइम में 560 समथिंग जो है वो प्रिंसली स्टेट्स थी, रियासतें थी, ठीक है। अब मान लो कुछ रियासतें इस तरीके से अलग अलग, ये कश्मीर की भी अपने एक रियासत थी, राइट, यहाँ पे भी थी। अब उसमें से इनको ये जो बीच बीच में ये जो रियासतें हैं, प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनको ब्रिटिश लोगों ने बोल दिया कि आप चाहें तो पाकिस्तान में मर्ज हो सकते हैं, अपने आप को पाकिस्तान का पार्ट बोल सकते हैं, आप चाहें तो इंडिया का पार्ट बोल सकते हैं अपने आप को, या अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। अब ठीक है, वो पाकिस्तान में जाना चाहता है, जा सकता है, वो उतना हिस्सा पाकिस्तान का हो गया। अगर आप इंडिया के रहना चाहते हैं तो दैट्स इट, आप इंडिया के रह गए। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, प्रॉब्लम थी ना। तो ये जो काम था, जो कि बहुत बड़ा काम था, आज का जो इंडिया, जो एक कंबाइंड इंडिया आप देख रहे हैं और एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर के अंदर इंडिया देख रहे हैं, वो देन है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। गुजरात के थे बेसिकली ये, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन माने जाते हैं, बहुत राजनीतिक के बड़े माने जाते हैं। ये इनका काम था कि इतनी रियासतों को, इतने प्रिंसली स्टेट्स को उन्होंने एग्री किया कि आप इंडिया के अंदर मिले। अदरवाइज क्या है, प्रिंस है, उनको लग रहा है कि अगर हम इंडिया के अंदर मिल गए, वहाँ एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनने जा रही है, तो हमारा जो होल्ड होता है अपने आप, क्योंकि इतने सालों से वो राज करते आ रहे थे, रूल करते आ रहे थे, तो वो चीज़, वो जो ईगो होता है, वो जो आपका सिस्टम रहता है बात करने का, अपने लोगों से करने का, वो अब आप किसी और के अंडर होने जा रहे हैं, आप इंडिया के अंडर होने जा रहे हैं, आप इंडिया की गवर्नमेंट के अंडर आप बस एक छोटे से पार्ट बन के रह जाएंगे उसके। तो एक बहुत बड़ा डिसीजन होता था। लेकिन सभी प्रिंसली स्टेट्स को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जाके एग्री किया। बहुत सारी कंडीशंस भी रही होंगी, सभी प्रिंसली जो स्टेट्स थे उनके किंग्स को कुछ ऐसा पर्टिकुलर उनको अमाउंट दी जाती थी कि ये इतनी अमाउंट दी जाएगी, और आने वाले टाइम में भी आपके जो सक्सेसर रहेंगे उनको कुछ प्रॉपर पेंशन आपकी जाएगी। तो ये कंडीशंस तो डेफिनेटली थी, बट उस चीज़ पे भी एग्री करना एक बहुत बड़ा काम था। अब ऑल्दो इट्स आउट ऑफ सिलेबस, बट फिर भी आपकी नॉलेज के लिए थोड़ा सा बताती हूँ। यहाँ पे जो हैदराबाद है एपी के अंदर, और अभी जो है वो तेलंगाना का पार्ट है, यहाँ पे हैदराबाद जो है, और ये किसका पार्ट था, ये एक प्रिंसली स्टेट था, ठीक है, प्रिंसली स्टेट था। और यहाँ का जो किंग था निजाम, ठीक है, वो उसने मना कर दिया कि मैं इंडिया का पार्ट नहीं बनूंगा, ठीक है, या तो मैं इंडिपेंडेंट रहूँगा या मैं पाकिस्तान का पार्ट बनूंगा। अब आप ये सोच के देखिए, हैदराबाद की लोकेशन आई होप आप सबको पता होगी, आंध्र प्रदेश साउथ के अंदर जो पड़ता है। अगर ये पाकिस्तान का पार्ट बनता, अगर ये पाकिस्तान का पार्ट बनता, तो मुझे ये बताइए कि कैसे वो इंडिया, अब पाकिस्तान का पार्ट बन रहा है तो डेफिनेटली आपको इंडिया के अंदर से क्या छोड़ना पड़ेगा, रास्ता छोड़ना पड़ेगा, एक गेटवे उसके लिए रखना पड़ेगा ताकि वो हैदराबाद के अंदर आ जा सके। अब इंडिया के अंदर से छोड़ रहे हैं तो सोचिए क्या ये इजी था कि आप जो पाकिस्तान के लोग हैं वो हैदराबाद के अंदर आ रहे हैं, जा रहे हैं इजीली, और यहाँ से जो सारी क्रिएटिव एक्टिविटी हो रही है उनको वो पाकिस्तान हैंडल कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। ये बड़ी प्रॉब्लम को भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही इसको सॉर्ट आउट किया, और उस निज़ाम को जैसे भी फोर्सफुली या जैसे भी उनको एग्री किया कि वो जो है वो इंडिया का ही पार्ट रहेंगे, अदरवाइज़ ये जो है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम, जैसे कि कश्मीर की प्रॉब्लम है जो कि आज तक हम सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, आज भी हमारे गले में अटका हुआ है वो, ठीक है। तो वैसे ही अगर ये हैदराबाद ऐसा हो जाता तो बहुत मुश्किल हो जाता, तो उसको सॉर्ट आउट किया सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस तरीके का इनडायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि इन सबको मर्ज करने का, प्रिंसली स्टेट को मर्ज करने का क्रेडिट जो है वो किसको जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, ठीक है। तो प्रिंसली स्टेट को जो है वो डिसाइड करने के लिए ये बोला गया कि मर्ज इन इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। तो ये कुछ बड़े इशू थे। जब आप
कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आप बनाएंगे, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपकी इंडिया की, आपकी कंट्री की बाउंड्री क्या है, आपकी कंट्री के अंदर कौन कौन लोग आ रहे हैं, कितना उसका एरिया है। जब तक ये ही डिसाइड नहीं होगा तब तक आप क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ मेजर प्रॉब्लम थी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में आ रही थी। अब प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट भी कर लिया गया। अब द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अब हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ओर जो है वो लीड कर रहे थे, जा रहे थे। तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो क्या था कि जैसे कि साउथ अफ्रीका के केस में आपने देखा, साउथ अफ्रीका के केस में हम क्या देख रहे थे कि वहाँ के लोग जो है वो कई सालों तक यूरोपियन के अंडर रह रहे हैं और वहाँ से फ्रीडम मिलती है, और उसके बाद में वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनेंगे और अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। लेकिन इंडिया के साथ में ऐसा नहीं था। इंडिया जो है, आप स्टूडेंट्स जो है, आपसे अगर पूछा जाए कि इंडिया जो है वो कब फ्री हुआ फ्रॉम ब्रिटिश रूल, तो आप डायरेक्ट बोल देंगे 15 अगस्त 1947, ठीक है, इट्स राइट आंसर। लेकिन वो जो फ्रीडम है वो सिर्फ उस दिन का नाम नहीं है कि हम 15 अगस्त को ऐसा हुआ कि पहले दिन जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि ठीक है हम तुम्हें फ्री करते हैं और हमें फ्रीडम मिल गई, तो ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस था और लगभग 20-30 सालों से तो हम 20 to 30 ईयर्स तक तो हम ये सोच के चल रहे थे। इवन 30 ईयर्स बैक जो है हम लोग अपना फ्रीडम डे जो है वो डिसाइड कर चुके थे कि हम इस दिन जो है वो फ्री हो रहे हैं, और कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमने अपने आप को एक फ्री कंट्री डिक्लेयर कर लिया था। तो उस रास्ते की तरफ, उस वे की तरफ बहुत सालों से जो हमारे स्ट्रगलर थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, वो बढ़ रहे थे। तो उस बारे में हम पहले से ही सोच रहे थे, क्योंकि मच ऑफ कंसेंसस इवॉल्व ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल। तो हमारे लिए एक बिग एडवांटेज ये था कि हम एक कंसेंसस के साथ में, एक सोच के साथ में शुरू से ही चल रहे थे कि जब भी हमारा इंडिया फ्री होगा तब क्या होगा, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनने जा रहे हैं, और उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी हम सोचने लग गए थे, और उसका प्रोसेस जो है वो भी स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे लिखा है मैंने, मच ऑफ कंसेंसस इवॉल्व ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल, यानी जब हम फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे, फ्रीडम लेने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तब ही हम लोगों ने सोच लिया था कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनके और अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं। सो वी were thinking about rejuvenate and transform our country, our social सोसाइटी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, सोसाइटी के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में हम उसको ट्रांसफॉर्म करने की सोच रहे थे। हम ये सोच रहे थे कि हमारी सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी होगी, लोग जो हैं सभी को प्रॉपर राइट्स होंगे, सभी के अपने अपने अधिकार होंगे, सबको इक्वल राइट्स मिलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम एक ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री से आ रहे थे, तो उस चीज़ को, उस परसेप्शन को, उस कंसेंसस को हम सोच के चल रहे थे कि हम सबको साथ लेकर चलने वाले हैं, ठीक है। तो ये कंसेंसस जो है वो उसने बहुत हेल्प की ये सोचने कर कि हम आगे किस तरीके से काम करने वाले हैं, ठीक है। अब क्या होता है, 1928 के अंदर मोतीलाल नेहरू और उनके साथ जो कुछ 8 लीडर्स थे कांग्रेस के, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट रेडी किया, मतलब एक बोलते हैं ना रफ आइडिया जो है वो रेडी किया कि अगर हम फ्री होते हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और इस तरीके का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आगे भी हम इसके बारे में बात करेंगे। 1929 to 30 के अंदर लाहौर एक सेशन होता है, अधिवेशन होता है, उसके अंदर हम ये मान के चल रहे थे कि हम इस दिन जो है 26 जनवरी 1930 को फ्री होने वाले हैं, और इस दिन हम जो है वो पूर्ण स्वराज की उन्होंने घोषणा की कि इस दिन जो है वो हम अपने आप को, इंडिया को ब्रिटिश रूल से फ्री डिक्लेयर वो लोग करने वाले थे। तो उस रास्ते की तरफ हम बढ़ रहे थे कि अब अगर आप फ्री होने वाले हैं तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए अपना। तो 1928 में क्या हो रहा है कि कुछ लीडर्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट रेडी कर रहे हैं। 1931 के अंदर कराची सेशन हो रहा है। आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये हम बात करें 1928 की, 1931 की, तो दैट टाइम कराची, लाहौर ऑल वर पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कराची सेशन हो रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी इन सब ये जो ड्राफ्ट बना था उस पर यस की है, उसको एक्सेप्ट किया है, और सबने
पर डिस्कशन किया है और ये कमिटमेंट किया, ये कमिटेड किया कि हम यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइजी को अडॉप्ट करने वाले हैं। सबको फ्रीडम का राइट होगा, सबको इक्वालिटी का राइट होगा और जो माइनॉरिटी है उनको भी उनके राइट्स का भी हम ध्यान रखेंगे। माइनॉरिटी मतलब जो रिलीजन या कास्ट जो हैं वो क्वांटिटी के अंदर कम है, लेस हैं, उनको माइनॉरिटीज़ बोला जाता है और उनको कुछ स्पेशल राइट जो हैं वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। फिर अब एक चीज़ और जो है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हमारी हेल्प की या हमें ये पता चला कि हम किस तरीके से इसको बनाएंगे। देखिए साउथ अफ्रीका के केस में क्या हो रहा था कि उन लोगों को कुछ भी नॉलेज नहीं थी, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फिजिकली स्ट्रगल करके अपनी फ्रीडम जो है वो गेट की। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें फेवर में इसलिए भी थी कि यहाँ के लोग जो है वो एक तो एजुकेटेड हो रहे थे, मतलब बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं मोस्ट ऑफ लोग जो है वो इलिटरेट ही थे, लेकिन जो कुछ लोग थे जो कि फ्रीडम के अंदर स्ट्रगल कर रहे थे वो बहुत सारे लोगों को अगर आप बात करोगे तो मोस्टली जो पर्सन थे वो क्या थे, लॉयर आपको मिलेंगे, लाइक सुभाष चंद्र बोस, जो आप बी.आर. अम्बेडकर की बात करें, महात्मा गांधी की बात करें, जवाहरलाल नेहरू की बात करें या और भी बहुत सारे लोगों की, अगर फ्रीडम फाइटर्स की अगर आप बात करेंगे तो वो सारे ही आपको लॉयर मिलेंगे और एजुकेटेड मिलेंगे, जो कि जिसने कि इस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में आपकी बहुत हेल्प की या उस सोच को डेवलप करने में हेल्प की। तो और एक चीज़ बढ़िया चीज़ क्या हो रही थी कि वी वर फैमिलियर विद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट टू कॉलोनियल रूल। ये क्या था कि जब ब्रिटिश लोग यहाँ पे रूल कर रहे थे तो भी ऑल्दो सारी पावर जो है वो उनके हाथ में थी, फिर भी उन्होंने क्या कर रखा था, जो प्रिंसली स्टेट्स थे या जो छोटी छोटी लेजिस्लेचर यानी जो एरिया था वहाँ पे उन्होंने इलेक्शन करवाने की छूट दे रखी थी कि आप इलेक्शन करवाइए वहाँ पे और अपना जो MLA है उसको आप इलेक्ट कर सकते हैं। तो लेजिस्लेचर इलेक्शन हो रहे थे, हम उससे फैमिलियर थे, हमें पता था कि लेजिस्लेचर इलेक्शन क्या होते हैं और किस तरीके से होते हैं। ठीक है, 1937 के अंदर प्रोविंशनल लेजिस्लेचर इलेक्शन जो है वो फर्स्ट प्रोविंशनल लेजिस्लेचर इलेक्शन जो है वो हेल्ड किए गए। प्रोविंशनल मतलब जो रियासतें थी, ठीक है, जिनके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे, तो ये जो एरिया था, ये जो वहाँ लेजिस्लेचर थी, वहाँ पे इलेक्शन होते हैं, वहाँ पे लोग वोट डालने जा रहे हैं, वहाँ पे लोग जो है वो अपने जो लीडर है उसको इलेक्ट कर रहे हैं। तो इससे हम फैमिलियर थे, मतलब हमें पता था कि ऐसे ऐसे इलेक्शन भी होते हैं और ये प्रोसीजर रहता है। और ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने हेल्प की कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं। जब हम ये डिक्लेयर हो गया है कि हाँ हमें ब्रिटिश लोग जो हैं वो अब रूल करना छोड़ रहे हैं और अब हम एक फ्री कंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम लोगों ने जब ये जो भी लीडर थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के, जो भी उस पर डिस्कशन रहा उसके बारे में भी हम बात करेंगे, तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारी जो बाहर की कंट्रीज़ हैं उनसे सीखा है, US से सीखा है, ऑस्ट्रेलिया से सीखा है, रशिया से सीखा है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बहुत सी बाहर की कंट्री, मतलब मोस्टली जो है बाहर की कंट्रीज़ का ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको एज इट इज़ हमने कॉपी पेस्ट कर दिया है। उस पर डिस्कशन हुआ है, एक एक बात पे डिस्कशन हुआ है कि ये जो चीज़ है ये हमारे इंडिया के लिए सूटेबल है या नहीं है, ये हमारे लोगों के लिए सूटेबल है या नहीं है, उन सब चीज़ों पे डिस्कशन हुआ है। और बहुत लॉन्ग डिस्कशन होने के बाद में हमने बहुत सारी बाहर की कंट्रीज से सीखा है और उसको अडॉप्ट किया है। बट ये ध्यान रखेंगे कि एज इट इज़ अडॉप्ट नहीं किया, हमने उसके अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट किए हैं, बहुत सारे चेंजेस किए हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। ठीक है, इंडिया की नीड्स के अकॉर्डिंग, इंडिया के लोगों के अकॉर्डिंग, इंडिया की डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग उसके अंदर जो चेंजेस हो सकते हैं वो हमने किए हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट्स, सो इट वाज ऑल अबाउट मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसके अंदर जैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में और क्या क्या उसका पाथ रहा और किस तरीके से हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की ट्राई की है। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी, उसके अंदर कौन कौन मेंबर्स रहने वाले हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, कौन कौन उसका प्रेसिडेंट था, इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे। तब तक आप इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर जितना हमने कवर किया उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे, उसको रीड आउट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।